एक दिन जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि शायद जैसे कोई मुझे देख रहा है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, इसलिए मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसी दिन शाम को मेरा भाई मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। जब मैंने वह वीडियो देखा तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वह मेरा ही था। मैं रोने लगी। मेरा भाई मुझसे बोला कि अगर तुमने अब मेरा कहा नहीं माना तो मैं यह वीडियो सबको दिखा दूंगा। फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर पर लिटाकर, मेरा नाम नाजिया है, मैं 18 साल की हो चुकी थी और मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। मेरे अम्मी अब्बू एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरी पढ़ाई 12वीं के बाद बंद करवा दी थी, जबकि मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मुझे अक्सर ही ऐसा लगता था कि मेरे अम्मी अब्बू मेरे साथ भेदभाव करते हैं। मुझे अपने बचपन में जब से याद है तब से मैंने इस भेदभाव को न जाने कितनी बार झेला है। कभी खाने पीने को लेकर, तो कभी घूमने फिरने को लेकर, तो कभी कपड़े लत्तों को लेकर। लेकिन मुझे यह तो नहीं पता था कि वह मेरी पढ़ाई भी बंद करवा देंगे। मैंने ये बात अपनी बड़ी बहन को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह बिना बात मेरे लिए परेशान हो जाएं। मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। अगर उन्हें मेरी किसी भी परेशानी के बारे में जरा सा भी पता चल जाता तो वह सब कुछ भूलकर मेरी परेशानी को दूर करने में लग जाती थी। इसीलिए मैं अक्सर घर में कुछ भी मेरे साथ होता तो मैं इस बारे में अपनी बहन को कुछ ना बताती। अम्मी अब्बू का भेदभाव तो मुझे समझ आता था कि किस वजह से है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने बेटों को ज़्यादातर तरजीह देते हैं। लेकिन अपने भाई का व्यवहार मुझे अपने प्रति कभी भी समझ नहीं आया। वह बचपन से ही मेरे साथ बहुत गलत तरीके से पेश आता था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। कई बार मैंने इस बारे में अम्मी से कहने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे आज भी याद है, जब मैं 13-14 बरस की हो गई थी, तब भी मैं बच्चों के साथ खूब खेला करती थी। मेरा भाई भी अक्सर हमारे साथ खेलने आ जाया करता था, लेकिन खेल खेल में वह मुझे अक्सर अजीब तरीके से पकड़ लेता था और छोड़ता ही नहीं था, चाहे मैं कितना भी चीखूं चिल्लाऊं। यह सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और मैं रोने लगती थी, लेकिन उसे मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करके बहुत खुशी मिलती थी। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद वह मुझे परेशान करता है और इसीलिए मेरे साथ शैतानी करता है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे उसका इस तरह से छूना गंदा लगने लगा और मैं ज़्यादातर उससे दूर रहने की कोशिश ही करती। कई बार मैंने इस बारे में जब अम्मी अब्बू से शिकायत की तो उन्होंने मेरी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन मेरी अम्मी एक रिश्तेदार के यहाँ एक हफ्ते के लिए अब्बू के साथ निकाह में शामिल होने गई थी। घर पर सिर्फ मैं और मेरा भाई ही थे। मैं जब बाथरूम में नहा रही थी तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे छुप कर देख रहा है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद यह मेरा वहम है। शाम को जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तभी मेरा भाई मेरे कमरे में आया और बोला, नाजिया, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो हो सकता है कि कोई अच्छा सा वीडियो हो। लेकिन जब उसने मुझे वीडियो दिखाया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरे ही भाई ने मेरा नहाते हुए वीडियो बना लिया था। मैं बुरी तरह से रोने लगी और उस पर चिल्लाने लगी कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो वह हंसने लगा और बोला कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यह वीडियो सबको दिखा दूंगा। मैंने उससे कहा कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, और फिर उसने मुझसे जो बात कही मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह मेरे साथ वह रिश्ता बनाना चाहता था जो सिर्फ एक पति पत्नी के बीच में होता है। मैं उस पर चिल्ला उठी। मैंने उसे कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तो उसने मेरे गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया और बोला कि अगर मुझ पर दोबारा चिल्लाई तो तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं उसके सामने बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उसे मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आई और फिर उसके बाद उसकी जो इच्छा थी
वह उसने मेरे साथ पूरी की। जब वह अपनी इच्छा पूरी कर चुका था, उसके बाद भी उसने मुझे धमकाया कि अगर इस बारे में मैंने अम्मी अब्बू या किसी से भी कुछ भी कहा तो वह यह वीडियो सबको दिखा देगा और मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगी। उस एक हफ्ते तक हर रोज़ मेरा ही भाई मेरे साथ गलत करता रहा। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई भाई अपनी ही बहन की इज्जत तार तार कैसे कर सकता है, जबकि मैंने तो सुना था कि भाई अपनी बहन की हमेशा हिफाजत करते हैं। मैं हर रोज़ यही दुआ करती कि अम्मी अब्बू जल्द से जल्द घर लौट आएं और यह सब बंद हो जाए। एक हफ्ते के बाद जब अम्मी अब्बू लौटे तब तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि जब वो लोग आएंगे तो मेरी ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जब वह आए तो उल्टा मुझ पर चिल्लाने लगे कि मुझे तो बस बीमार होने का बहाना चाहिए ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। उनका मेरे प्रति ऐसा व्यवहार देखकर मेरी जो बची कुची हिम्मत थी वह भी टूट गई। मेरे दिल में कई बार ख्याल आता कि मैं यह सब अपनी बहन को फ़ोन करके बता दूं, लेकिन फिर मुझे अपने भाई की धमकी याद आ जाती। मैं दिमागी रूप से भी बहुत परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे 1 महीना बीता और एक दिन मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। जब अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गईं तो डॉक्टर ने कहा कि मैं पेट से हूँ। यह बात सुनकर अम्मी और मैं दोनों ही बुरी तरह से चौंक गए। उसके बाद घर आकर अम्मी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और 2-3 थप्पड़ भी लगा दिए। वह बोली कि किसके साथ मुंह काला करके आई है। तभी मेरा भाई बोला कि अरे मैं तो आपको बताना चाहता था कि यह अपने किसी यार से चुपके से मिलने जाती है। भाई के मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं सोच रही थी कि कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अम्मी ने फिर से मेरे 3-4 थप्पड़ लगा दिए और बोली, यही तहजीब सिखाई है हमने तुझे। अब मुझे समझ आया कि तू कॉलेज जाने की जिद क्यों कर रही थी, ताकि वहां जाकर नए नए यार बना सके और उनके साथ गुल खिला सके। अरे इससे तो अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर गई होती। अम्मी की बातें सुन मुझे सदमा सा लग गया था। मैं सोच रही थी कि कोई माँ अपनी औलाद के लिए इतनी घटिया सोच कैसे रख सकती है। मैंने अब्बू से कहा कि मेरा विश्वास करें, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, पर उन्होंने भी मेरी एक ना सुनी। मेरा भाई मुझ पर हंस रहा था। यह देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गई और मैंने अम्मी अब्बू को सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह से मेरे ही भाई ने उनके जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या किया और ये बच्चा मेरे किसी यार का नहीं बल्कि मेरे ही भाई का है। मुझे उम्मीद थी कि सच जानने के बाद वो भाई को सबक सिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने मुझे ही धमका दिया और कहा कि अगर इस बारे में तूने किसी को भी बताया तो वह मुझे जान से मार देंगे। अब तो मुझे अपने आप से ही घिन आने लगी थी। मुझे यही लगता था कि ऊपर वाले ने आखिर मुझे पैदा ही क्यों किया। मैं कितनी बदनसीब हूँ जो ऐसे खानदान में पैदा हुई। मेरे खुद के अम्मी अब्बू मुझे जरा सा भी प्यार नहीं करते और मेरे खुद के भाई ने ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था मेरा पेट बड़ा होता जा रहा था। अम्मी ने मेरा घर से निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया था। मैं पूरा दिन एक ही कमरे में सड़ती रहती थी। 9 महीने के बाद मेरे पेट में असहनीय दर्द उठने लगा। अम्मी जैसे तैसे छुप छुपा कर मुझे एक अस्पताल में लेकर गईं। दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझसे सहा भी नहीं जा रहा था और फिर वहाँ पहुँचने के बाद मुझे होश भी नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो अम्मी मेरे सामने ही बैठी हुई थी। वह मुझसे बोली कि तूने गुनाह किया था और उसी का यह अंजाम निकला कि तेरा पाप पैदा होते ही खत्म हो गया। उनके मुंह से यह बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि भले ही वह बच्चा नाजायज़ था लेकिन था तो वह मेरी ही औलाद। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद यही ऊपर वाले की मर्जी है।
अगर वो बच्चा जिंदा भी रहता तो उसकी जिंदगी भी मेरी ही तरह जहन्नुम जैसी हो जाती। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी अम्मी मुझसे घर का सारा काम करवाती थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन मेरे भाई ने मुझे किचन में फिर से बुरी नीयत से दबोच लिया और मेरे साथ गलत तरीके से पेश आने लगा। जब मैं चिल्लाई तभी अम्मी वहाँ आ गई। मैं रोते हुए जैसे ही उनके पास पहुँची, उन्होंने 2-3 थप्पड़ मेरे गाल पर लगा दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी गलती क्या है। उस घर में पैदा होना ही मेरी गलती थी। मैं उस घर में हर पल घुटती रहती थी। मेरे साथ कितना गलत हो रहा था मैं किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। मैं हर दिन यही दुआ करती कि जल्द से जल्द मुझे मौत आ जाए। डिलीवरी के बाद जरा सा भी आराम ना मिलने और लगातार घर का काम करने की वजह से एक दिन मेरी हालत हद से ज़्यादा खराब हो गई और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं उसी अस्पताल में थी जहाँ मेरा मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। पास में ही लेटी एक महिला मरीज ने बताया कि डॉक्टर ने अम्मी को दवाई लेने के लिए भेजा हुआ था। मैं अभी अपने बेड पर लेटी हुई थी कि तभी मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो मेरे दिल में इच्छा जगी कि मैं जरा उस बच्चे को जाकर देख लूं। अपने बच्चे को सीने से लगाने का अरमान तो मेरा टूट ही चुका था, लेकिन जो ममता थी वो खत्म नहीं हुई थी। हिम्मत जुटाकर मैं बेड से उठी और धीरे धीरे उस बच्चे की आवाज़ की तरफ बढ़ी तो मैंने पर्दे के पीछे से देखा कि 2 नर्सेज उस बच्चे को गोद में लिए चुप करा रही थीं। जब वह बच्चा चुप हो गया तभी उनमें से एक नर्स बोली, इस बच्चे के भी बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, देखना कितना सुंदर बच्चा है ये। तभी दूसरी बोली, हाँ सो तो है। तभी वो बोली, अरे सुन, तुझे याद है अभी 1 महीने पहले जो नाजिया नाम की लड़की आई थी जिसे बेटा पैदा हुआ था और जिसकी अम्मी ने उससे झूठ कह दिया था कि वह मरा हुआ पैदा हुआ है। वह बच्चा भी आज एक बहुत अच्छी फैमिली को हमारी डॉक्टर ने मोटी रकम में बेच दिया है। शाम को डॉक्टर ने हमें अपना हिस्सा ले लेने के लिए कहा है। आज तो पार्टी करेंगे। उस नर्स की बात सुनकर मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरे अम्मी अब्बू इतना गिरे हुए होंगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा खून खौलने लगा। मैं आज तक अपने साथ जो भी होता आया वह चुपचाप बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब बात मेरे बच्चे की थी और अब जब मेरे बच्चे पर बात बनाई थी तो ना जाने मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आ गई। मैं तुरंत ही वहाँ से निकलकर ऑटो में बैठकर अपनी बहन के घर पहुँच गई और उन्हें अपने साथ हुई सारी आप बीती बता दी। मेरी बहन मेरे गले लगकर बहुत रोई। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि मैंने उन्हें पहले यह सब क्यों नहीं बताया, क्यों मैं इतने सालों से यह सब बर्दाश्त करती चली आ रही थी। मैंने अपनी दीदी से कहा कि अम्मी अब्बू ने हमेशा मेरे साथ भेदभाव किया और मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि कोई भाई अपनी ही बहन के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। ऊपर से अम्मी अब्बू भी इस सब में शामिल हो गए। यह सुनने के बाद मेरी बहन ने कहा कि आज मैं तुझे बताती हूँ कि उन्होंने तेरे साथ ऐसा कैसे कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो सच्चाई मुझे बताई उसे सुनकर मेरे ऊपर तो बिजली ही गिर गई। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि वो लोग मेरे साथ इतना बुरा सुलूक क्यों करते थे और भाई ने भी मेरे साथ जब ये सब किया तो उसके हाथ नहीं कांपे। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं 4 साल की थी तभी हमारे असली अम्मी अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। हमारी दादी बहुत बूढ़ी थी और इसीलिए उन्होंने हम दोनों की परवरिश के लिए हमें आज जो हमारे अम्मी अब्बू हैं उन्हें गोद दे दिया था। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, इसीलिए तुम्हें इस सब के बारे में याद नहीं। मैंने भी तुम्हें कुछ भी इसलिए नहीं बताया कि तुम सच जानकर कहीं परेशान ना हो जाओ। उनकी बात सुनकर अब मुझे सारा माजरा समझ आ चुका था। दीदी ने कहा, इसीलिए जब भाई ने तेरे साथ गलत किया उसके बाद भी उन्होंने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। दीदी बोली, लेकिन अब उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। हम तुरंत ही पुलिस के पास गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। पुलिस ने तुरंत ही जाकर उस अस्पताल पर छापा मारा और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया।
पहले तो डॉक्टर ने सारे इल्जामों को सिरे से गलत करार दिया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बता दिया कि उन लोगों ने मेरे बच्चे को किसे बेचा था। बच्चे का पता चलते ही हम तुरंत पुलिस के साथ वहां पहुंच गए और उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अपने बच्चे को गोद में लेकर मैं अपने सारे गम भूल गई, लेकिन पुलिस ने कहा कि पहले हमें आपका और बच्चे का डीएनए टेस्ट करना होगा। जब ये साबित हो जाएगा कि ये बच्चा आपका ही है, तब बच्चे को आपके हवाले कर दिया जाएगा। अगले दिन मेरा टेस्ट हुआ। शाम तक रिपोर्ट आ गई, वो बच्चा मेरा ही था। इधर पुलिस ने अम्मी अब्बू और मेरा वह भाई जो मेरे लिए दरिंदा था, उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद मेरे कुछ और टेस्ट हुए जिससे ये साबित किया जा सके कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है। उनका जुर्म साबित हो गया और उन्हें उनके किए की सजा दे दी गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ झेला था कि अब मैं अंदर से बहुत मजबूत हो चुकी थी। मैं अपने बच्चे को वापस पाकर बहुत खुश थी। उसका चेहरा देखकर मेरे साथ जो भी ज्यादतियाँ हुई, मैं उन सबको भूल जाती थी। अब मैं अपने बच्चे को जीवन की वो सारी खुशियाँ देना चाहती थी जो मुझे कभी नसीब ही नहीं हुई। इसीलिए मेरी बहन की मदद से मैंने सबसे पहले अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और एक अच्छी नौकरी कर रही हूँ। मैंने कभी भी शादी ना करने का फैसला किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो भेदभाव मैं झेल रही थी वही मेरे बच्चे को भी झेलना पड़े। आज मैं अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ और उसे उस जगह से दूर ले आई हूँ ताकि उसके अतीत का साया भी उस पर कभी ना पड़े। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।